भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों में ध्वनि सिद्धांत सबसे व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। काव्यशास्त्र के इतिहास से ज्ञात होता है कि काव्य के आत्मभूत तत्व का निर्धारण करने में आचार्यों में जो मूल मतभेद उभरे, उनके कारण काव्यशास्त्र में विविध सिद्धांतों और संप्रदायों का प्रवर्तन हुआ। जो आचार्य रस को काव्य की आत्मा मानते थे, वे रस संप्रदाय के अनुयायी बने, तथा जो अलंकारों या रीति को काव्य का आत्मतत्व मानते थे, वे अलंकारवादी या रीतिवादी आचार्य कहलाए। इसी प्रकार काव्य की आत्मा ध्वनि को मानने वाले ध्वनि संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। इस संप्रदाय के द्वारा प्रवर्तित प्रमुख सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रवर्तन में संस्कृत के अनेक आचार्यों का योगदान रहा है। ध्वनि सिद्धांत की प्रेरणा स्फोटवाद है। यद्यपि ध्वन्यालोक के रचयिता आचार्य आनंदवर्धन ने से पूर्व भी ध्वनि सिद्धांत परंपरा प्रचलित थी, परंतु ध्वन्यालोक से पूर्ववर्ती कोई भी ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, न आचार्य का नामोल्लेख मिलता है। इस कारण आचार्य आनंदवर्धन को ही इस सिद्धांत का प्रथम प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक में स्पष्टतः कहा है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रेरक वैयाकरण रहे हैं। प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणः व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानां ते च सूर्यमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिर्वाच्यवाचक सम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यंजकत्वसाम्यात् ध्वनिरित्युक्तः। अर्थात सबसे मुख्य विद्वान व्याकरण है, क्योंकि व्याकरण सब विद्याओं का मूल है। वे व्याकरण सुनाई देने वाले वर्णों को ध्वनि कहते हैं। उसी प्रकार उनके मतानुयायी काव्य तत्वार्थदर्शी अन्य विद्वान भी वाच्यवाचक व्यंग्यार्थ व्यंजना व्यापार और काव्य पद से व्यवहार्य को ध्वनि कहते हैं। ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका लिखने वाले आचार्य अभिनव गुप्त ने इस कथन को और स्पष्ट करते हुए बताया है कि ध्वनि सिद्धांत का व्याकरणों के स्फोटवाद सिद्धांत से पूर्णतः सामंजस्य स्थापित होता है। व्याकरणों में मूर्धन्य वाक्य पदीयकार भर्तृहरि ने स्फोट सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया है। उनके अनुसार जिन वर्णों या पदों से अर्थ का स्फोट अर्थात अभिव्यक्ति होती है, उसे ही ध्वनि या स्फोट कहते हैं। उदाहरण के लिए घटः पद में सर्वप्रथम घ वर्ण का उच्चारण होता है, फिर अ का। इस प्रकार क्रम में पूर्ववर्ती वर्ण की ध्वनि लुप्त हो जाती है, परंतु उसका संस्कार मस्तिष्क पर बना रहता है। इसी प्रकार ट का उच्चारण करने पर पूर्ववर्ती अ वर्ण का संस्कार बन जाता है। इसी क्रम में अ और विसर्ग का उच्चारण होता है और घटः पद पूरा उच्चारित होते ही उसकी ध्वनि लुप्त हो जाती है, परंतु हमारे मस्तिष्क में उसकी प्रतीति बनी रहती है। अतः इसके बाद जब जब घट पद का उच्चारण होता है तो मस्तिष्क में स्फोट रूप और ध्वनन रूप प्रतीति हो जाती है। यही सिद्धांत वाक्यों में भी प्रयुक्त होता है। इस संबंध में भर्तृहरि का कथन है, यह संयोग वियोगाभ्याम करणै रूपजन्यते सह स्फोटः शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुद्धि। अर्थात कारणों के संयोग और वियोग से जो स्फोट उपजनित होता है, वह शब्दज शब्द विद्वानों द्वारा ध्वनि कहलाता है। वक्ता के मुख से उच्चरित शब्दों से उत्पन्न शब्द हमारे मस्तिष्क में निवर्तमान स्फोट को जगा देते हैं। यही व्याकरणों की ध्वनि है। इसी प्रकार आलंकारिकों के अनुसार घंटानाद के समान अनुरणन रूप शब्द से उत्पन्न व्यंग्य अर्थध्वनि है।
इस विवेचन का सार यह है कि जिसके द्वारा अर्थ का परस्फुटन हो उसे स्फोट कहते हैं। स्फुटति अर्थ आत्मादिति स्फोटः। मानस में रहने वाला शब्द का नित्य रूप अव्यक्त स्वरूप मध्यम वाणी से संबंधित शब्द वर्णों के संघात विशेष को सुनकर उद्बुद्ध हो जाता है। इसको शब्द का स्फोट कहते हैं तथा इसका दूसरा नाम ध्वनि है। व्याकरण में व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ, व्यंजना, व्यापार और व्यंग्य काव्य, इन पांचों ध्वनि काव्य रूपों के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। उनमें स्फोट शब्द वाक्य और प्रबंध तत्व तक माना जाता है। जिस प्रकार पृथक पृथक वर्णों को सुनकर भी शब्द का बोध नहीं होता है, वह केवल शब्द स्फोट या ध्वनि के द्वारा ही होता है। उसी प्रकार शब्दों के केवल वाच्यार्थ ग्रहण करने से काव्य सौंदर्य की प्रतीति नहीं होती, वह तो केवल व्यंग्यार्थ या ध्वनि के द्वारा ही होती है। इस प्रकार शब्द साम्य और व्यापार साम्य के आधार पर ध्वनिकार ने व्याकरण के स्फोट या ध्वनि सिद्धांत से प्रेरणा प्राप्त करके अपने ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है।